नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जय प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ए स्क्वायर लर्निंग पे। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी जो सीरीज चल रही थी फतेह सीरीज, उसके अंतर्गत आपको फोर्थ चैप्टर, थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर बता दिया गया है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हैं, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हैं, तो इस अगर चैप्टर की चर्चा करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, फिर इनको रासायनिक समीकरणों के माध्यम से या किन समीकरणों के माध्यम से इनको प्रस्तुत किया जाता है, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, योगात्मक हो गया, संयोजन हो गया, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, वियोजन हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी हो गया, और साथ ही साथ में हमें ये देखना है कि विकृति घनता किसे कहते हैं, संक्षारण किन्हें कहते हैं। अगर इन चीज़ों की, और साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और जो बच रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन और रेडॉक्स, इन सारी चीज़ों की अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो ये चैप्टर 101% आपको सॉलिड समझ में आ जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ में हम PYQ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। जो लोग जुड़े हैं वो चीज़ समझ रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे और सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कि असत्य है, आप कहेंगे सर जी असत्य है। अगर असत्य है तो सबसे पहले ये पता हो कि भैया कह क्या रहा है। तो देखने को मिलेगा कि अपचयित उपचयित ऐसे कुछ बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं, हम समझते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण, जिसका एक नाम उपचयन भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण या उपचयन किसे कहते हैं, तो बड़े सिंपल वे में आपको बताना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना और तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर जी अपचयन किसे कहेंगे, तो जस्ट उल्टा है। अपचयन की जब हमें चर्चा करनी है तो इसमें क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो इसमें भाई साहब ऑक्सीजन घटेगा, उसमें हाइड्रोजन हट रहा था तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग आ जा रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा, और ग्रहण करने के बाद क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण और इसे कहते हैं अपचयन। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अब आप कहेंगे कि सर ये बात तो क्लियर है, लेकिन इसमें तो थोड़ा उल्टे तरीके से दिया गया, तो उसकी आपको टेंशन नहीं करनी है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे ही आपका ऑक्सीकरण अपचयन क्लियर हो जाता है तो इन दोनों को साथ में कहा जाता है भैया रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब रेड का मतलब है यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीकरण। मतलब अगर कोई पूछ ले कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, तो जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ का क्या हो जाए? अपचयन हो जाए, तो भैया इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और जैसे ही आपको इस चीज की जानकारी होगी, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, जहां दिक्कत हो बताते चलिएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लिखा है इसमें कि PbO + C इज गिवन बाय है, यहाँ पे क्या है? गिवन बाय। Pb हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है? O हो रहा है। तो सबसे पहले लिखा है कि सीसा क्या है? कि अपचयित हो रहा है। अगर सीसा अपचयित हो रहा है तो अभी चर्चा की है, अपचयन का मतलब क्या होता है? कि सीसा में या तो क्या हो जुड़ जाए? हाइड्रोजन जुड़ जाए, या तो ऑक्सीजन क्या हो जाए? हट जाए। तो अगर देखा जाए ऑक्सीजन का हटना, तो सीसा जो है कि ऑक्सीजन तो हट गए हैं शीशे से, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अगर ऑक्सीकरण हट गए हैं इससे तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन। और अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है? अपचयित हो जाता है। सीसा क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। और उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित, तो भैया यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात ही नहीं हो रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है आपकी। अब वो कहते हैं कार्बन उपचयित हो जाता, तो अगर कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो उपचयित या उपचयन होगा, तो ये बात बिल्कुल क्या हो गई है? सही हो गई है। लेकिन हमें सही बात तो लिखनी नहीं है, हमें तो कौन सी बात लिखनी है? गलत बात लिखनी है। तो ये बात, अब वो कहते हैं लेड ऑक्साइड अपचयित हो जाता है, तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। लेकिन सीसा अपचयित थोड़ी हो रहा है, ध्यान सुनिएगा।
शीशा थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे पूरा पूरा क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड। तो ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन ये दोनों बातें क्या हैं, गलत है। और जैसे ही भैया ये दोनों बातें गलत हो जाती हैं तो आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड ये वाले दोनों सही है, तो ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ध्यान सुन लीजिए, यहाँ लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, शीशा अपचयित हो रहा है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। तो वही उन्होंने पूछा था कि असत्य क्या है। तो आई होप आप समझ पा चुके होंगे इस चीज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि Fe2O3 + 2A। अब यहाँ पे आपको ध्यान करना है कि 2A1 नहीं 2AL है, और जैसे ही 2AL हो जाएगा तो ये भैया अभिक्रिया आपकी पूरी होने का प्रयास करेगी कि Al2O3 + Fe। अब ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो सबसे पहले हम इनकी चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी अभिक्रिया करें। योगात्मक अभिक्रिया की अगर हम चर्चा करें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, क्या कह रहे हैं हम, 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या कर लें, संयोग कर लें। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इनके उदाहरण की अगर हम चर्चा करें तो बड़ा सिंपल सा आपको उदाहरण देना है, C+O2 इज गिवन बाय CO2। अब यहाँ पे लिखा है कि द्विविस्थापन, तो द्विविस्थापन की अगर अपन बात करें तो सीधा है कि आयनों के मध्य होने वाले विनिमय। ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, आयनों के मध्य होने वाले विनिमय, आयनों के मध्य होने वाले विनिमय से जो अभिक्रिया बनती है उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहती हैं। अगर इनके उदाहरण की हम चर्चा कर लें तो आपको ध्यान करना है कि BaCl2 + H2SO4। तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, Ba क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा, और साथ में जो H है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा किसके फॉर्म में, Cl के, तो HCl हो जाएगा। तो देखिए आयनों का परस्पर विनिमय हुआ है। अब यहाँ पे वियोजन अभिक्रियाएं किन्हें कहेंगे, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें होता क्या, ध्यान सुनिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में तो टूट जाते हैं, परंतु होगा क्या, कुछ जैसे ही वो विशेष परिस्थिति हटती है तो अपने क्या आ जाते हैं, मूल अवस्था में आ जाते हैं, अपनी या प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन की अगर हम चर्चा करें तो क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा है विस्थापन में, ध्यान से सुनिएगा। विस्थापन में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जैसे सपोज Fe, और हमने अभिक्रिया करा दी CuSO4 से, तो ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा FeSO4 और साथ में क्या रहेगा, Cu। तो इससे ये समझ में आया कि भैया एक पदार्थ की क्रियाशीलता ज़्यादा है तो ये कॉपर को हटा देगा, और कॉपर को जैसे ही हटा देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ऐसा समझिए जैसे कोई पावरफुल व्यक्ति है, अब वो आपके सामने आ जाए तो ऑब्वियसली बात है आपको हटना पड़ेगा। आप कौन उससे लड़े भाई, जब लड़ना है नहीं तो एक ही तरीका है कि हट जाइए। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है कि Fe जो है वो पावरफुल है और कॉपर उतना पावरफुल नहीं है। रीजन क्या है कि कॉपर जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, लेकिन आयरन विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, इस कारण से ये हो रहा है। अब यहाँ की अगर हम चर्चा करें तो वही सिंपल सी बात है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, और जो Fe है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, और इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अगर समझ गए हैं तो जल्दी से थंब का इंप्रेशन दीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों के अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं। ध्यान कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको हम समझाए हैं कि जब आयनों का क्या होगा, अदला बदली की जाएगी तो नए यौगिक का निर्माण हो जाएगा, और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। पहले तो प्रतिस्थापन लिखा है तो प्रतिस्थापन तो नहीं हो सकती है, द्विविस्थापन इसका आंतर है। योगात्मक में बता चुका हूं कि योगात्मक में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करेंगे। वियोजन में मैंने बताया है कि किसी विशेष परिस्थिति होगी तो विशेष परिस्थिति के ही लगते ही जो मूल यौगिक रहता है 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाता है, और उस परिस्थिति के हटते ही अपनी मूल कंडीशन में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके एक उदाहरण की बात करें तो आप ऐसा ध्यान कर लीजिए कि AgCl + NaNO3। अब आप कहें कि यहाँ पे आयनों का विनिमय कहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो बड़ा सिंपल सा है।
आपको पता है Ag पे एक पॉजिटिव होता है, Cl पे क्या होता है नेगेटिव होता है, Na पे एक पॉजिटिव होता है, NO3 पे क्या होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला किससे रिएक्शन करेगा नेगेटिव वाले से, और जो नेगेटिव वाला है वो किससे रिएक्शन करेगा पॉजिटिव वाले से। तो देखिए आयन विनिमय हो रहा है कि ना, तो पॉजिटिव वाले करिए तो क्या बनेगा AgNO3 और साथ में क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl। और जैसे ही ये बनता है तो यही तो बात हो रही थी भैया कि वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे सर जी द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। थोड़ा सा आपको ध्यान करना है कि यहाँ पे द्वि में लिखा तो है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो क्लियर है आप कहेंगे बिल्कुल। तो बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कार्बन को वायु की उपस्थिति में या वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। तो कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी कार्बन का फॉर्मूला होता है C। अब वो कह रहे हैं कि वायु में जलाने पर, अब आपको ये ध्यान करना है कि वायु तो है, लेकिन वायु है क्या, आप कहेंगे समांगी मिश्रण है। अब भैया समांगी मिश्रण उससे हमें क्या करना है, लेकिन हम कहेंगे अगर हमें रिएक्शन में लिखना फिर वायु में क्या लिखेंगे ऑक्सीजन लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन वगैरह नहीं लिखना, हमें सिर्फ क्या लिखना है ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि किसी पदार्थ को जलाने के लिए हमें काहे की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो कहते हैं कि जलाओ भैया और काहे का निर्माण कर दो कार्बन डाइऑक्साइड का। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का बनना है तो वो पूछ रहे उदाहरण क्या है। तो देखिए दो पदार्थ को आपस में क्या किया गया है संयोग, और संयोग करके एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण कर दिया गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और जैसे ये समझ में आता है तो वही तरीका है अपना तो पुराना क्या कि आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब आप इस चीज़ को ध्यान सुनिएगा, जब आप वीडियो देख रहे हैं सारी चीज़ें हो रही हैं आपके मन के अनुसार हो रही हैं, तो भाई आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो भैया मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो को बनाने का, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही तभी आप शेयर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन बनाए रखिएगा ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रकार के लेक्चर प्रोवाइड करा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी करा सकूँ। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब ये जो अभिक्रिया है इसमें कहते हैं कि बताइए कौन सी अभिक्रिया है। तो संयोजन में पता है कि क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। विस्थापन की हम चर्चा करते हैं क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया है वो विस्थापन। जैसे हम बात कर रहे हैं जिंक, तो जिंक और इसकी जो अभिक्रिया है जिंक की वो कैसे हो रही है H2SO4 से, H2SO4। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ जिंक को और क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे जिंक को और कह सकते हैं जस्ता, सॉरी जस्ता लिख रहा था मैं, तो जिंक को हम और क्या बोल सकते हैं जस्ता। और H2SO4 का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे H2SO4 को बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जो भैया सल्फ्यूरिक अम्ल है इसकी जैसी हम अभिक्रिया कराएंगे तो Zn से क्या बनेगा SO4, तो ये क्या बनेगा ZnSO4, और जो बचा H2 है ये क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। और जब ये बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो अब आपसे कहा जाए कि ये हुआ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिंक की जो क्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन से क्या है ज्यादा। क्यों क्रियाशीलता ज्यादा, क्योंकि जिंक का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है। किन से ऊपर है हाइड्रोजन से ऊपर, इसलिए इसको हटा के भाई साहब खुद क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं जिंक सल्फेट। और इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो वो क्या कहलाती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन देखिए मैं लिख के लाया हूँ वो क्या है आपके लिए कि बताइए भाई साहब कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दहन अभिक्रिया है। तो दहन का मतलब होता है जलाना, दहन का मतलब क्या होता है जलाना। तो आप कहेंगे सर क्या आप हमें जला देंगे, नहीं भाई आपको काहे को जलाएंगे, तो हमें क्या करना है जलाना है, लोगों को जलाना है, लोगों को जलाना है, पड़ोसियों को नहीं जलाना है। जलाएंगे बिल्कुल, अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो जरूर आप जला सकते हैं। पता चला आपके नंबर ही अच्छे नहीं आ रहे तो कैसे जलेगा भाई पड़ोसी। तो जब आप CH3COOH की अभिक्रिया NaOH से करते हैं तो क्या बनता है सोडियम एसीटेट। यहाँ तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, आप कहेंगे नहीं सर यहाँ पे जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं ये है कौन सी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को हटा के इसके स्थान पर जुड़ गया है।
अब लेकिन जैसे ही हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने अक्सर देखा होगा घरों में जैसे कोई चीज़ है, लकड़ी है आपके पास और आप इसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, धुआं तो निकलने वाला है, ऊर्जा भी निकलेगी। साथ साथ में अगर लकड़ी हल्की सी गीली हुई या कुछ हुआ बहुत कम मात्रा में, तो निकलता तो जल है लेकिन वो इतनी हीटेड रहती है कि जल काहे में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो क्या आपको आपका आंसर मिल चुका है? आप कहेंगे बिल्कुल हमारा यही आंसर है। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है ये है योगात्मक। क्यों है योगात्मक? सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए आप हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है और एक हाइड्रोजन यहाँ जा रहा है और मिलके एक उत्पाद का निर्माण करें। जब एक उत्पाद का निर्माण करें तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपको दिख रहा होगा और दिखना बहुत जरूरी है भाई। तो जो क्वेश्चन है वो कहता है कि बताइए कि यहाँ पे जो अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती हैं। अब ये जो अभिक्रिया है यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि योगात्मक अभिक्रिया, बिल्कुल गलत। ये अगर आप ऐसा कहते हैं तो क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आयनों का विनिमय हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी मैंने। द्विविस्थापन बात करेंगे, अपघटन तो नहीं हो सकती। क्यों? अपघटन अभिक्रिया उन्हें कहते हैं जो क्या करते हैं, ताप या दाब, किसी पदार्थ पे वो क्या करेंगे, किसी यौगिक पे लगाएंगे ताप या दाब, और ताप या दाब लगाने पर वो क्या हो जाएगा, अपने टुकड़ों में टूट जाएगा। काय में टूट जाएगा? टुकड़ों में, या फिर टुकड़ों से ज़्यादा सही लगेगा तो काय में टूट जाता है, अवयवों में। और जैसे ही भाई साहब वो अपने अवयवों में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, अपघटन। एग्जाम्पल के तौर की अगर हम बात करें तो CaCO3, इसको आप गर्म कीजिए तो काय का फॉर्मेशन होगा, CaO प्लस का CO2। अगर इसके अलावा बात करना चाहें तो सपोज आपके पास है KClO3, मतलब पोटेशियम क्लोराइड। इसको जब आप गर्म करेंगे तो क्या टूटेगा, Cl और कुछ इस तरीके से। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आप कहेंगे सर इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 2 लगाइए और यहाँ पे कितना लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए। तो ये जो अभिक्रिया आपको दिख रही है कि यहाँ पे आपने 2 लगाया, यहाँ पे आपने 2 लगाया और यहाँ पे 3 लगाया, एक बैलेंस अभिक्रिया। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक पदार्थ 2 में टूट रहा है, यहाँ एक है 2 में टूट रहा है, और जब टूटना है तो टूटना ही क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। अब आप कहेंगे सर हम लोग तो और किसी चीज़ में टूट चुके हैं, तो नहीं टूटिए भाई। अगर ऐसा है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो द्विविस्थापन, बिल्कुल। क्यों? अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे सर एक नहीं तो 2, बिल्कुल मुझे पता है भाई, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो देखिए आप खुद से देखिएगा कि भैया पॉजिटिव वाला किससे रिएक्शन कर रहा है, नेगेटिव वाले से। आयनों में विनिमय हो गया। क्यों? क्योंकि भैया समान प्रकार के जब हैं, तो मैंने बताया था अगर A पर X की वैल्यू B पर Y की वैल्यू के बराबर है तो ये काय का फॉर्मेशन कर लेते हैं, AB का फॉर्मेशन करते हैं, और जब AB का फॉर्मेशन होगा तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब जो Na है, Na से क्या जुड़ रहा है, Cl जुड़ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पे काय का फॉर्मेशन हुआ, NaCl का निर्माण होता है। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। जैसे ही आप ये समझते हैं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है ये अगर मैं आपसे कहूँ आप ये क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समस्या ये है कि थोड़ा सा रुकिएगा भाई, जी तो और बिल्कुल। तो ये जो क्वेश्चन है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता ज़्यादा है, इसलिए ये इसको क्या कर देगी, विस्थापित, और ये इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन आपका है वो क्या है कि बताइए यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है। तो अब आपको थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि देखिए जब हमने किसी ठोस पदार्थ को लिया, यहाँ पे देखिए BaCl2 और H2SO4, और आपको ध्यान करना है जो BaSO4 है ये काहे के फॉर्म में निकलता है, PPT के फॉर्म में निकलता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, मतलब अवक्षेप बनाता है। ये क्या बनाता है, अवक्षेप। और जब हम BaCl2 को देख लें तो आपको ध्यान करने की आवश्यकता है कि BaCl2 की हम अभिक्रिया जो है वो काहे से करवा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर जी आप करवा रहे हैं H2SO4 से, और जैसे इसकी अभिक्रिया आप H2SO4 से कराते हैं तो ये काय का फॉर्मेशन करता है, BaSO4। और ये जो BaSO4 होता है जब ये प्राप्त होता है ये तो किस अवस्था में होता है, तो आप कहेंगे सर जी ये होता है ठोस अवस्था में। और जब ठोस अवस्था में होगा, जल तो है इसके पास,
जल के रूप में देखिए आप क्या निकल रहा है कि H2 है और Cl है, तो 2HCl निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 2HCl। जब ये निकल रहा है तो ये तो जलीय अवस्था में है, तो जल तो ये बनाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में तो होगा, लेकिन तली में कुछ क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट एकत्रित हो जाता है। सपोज समझिए जैसे ये आपका क्या है, फ्लास्क है, और जब आप देखेंगे तो सपोज आपका ये इस तरीके से लिक्विड है, लेकिन आपको दिखाई देगा कि भैया जो आपका प्रेसिपिटेट है, जो आपका क्या है प्रेसिपिटेट है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एकत्रित हुआ है। और इसी प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं। तो देखिए आपको ज़्यादा तो दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, ये आपका आंसर सही है। और जैसे ही आपका ये आंसर सही हो जाता है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे तो आ गया है कि दी गई अभिक्रिया में अपचायक है, थोड़ा सा भाई बच गया। देखिए कैसे, तो पहले हमने ये पढ़ लिया था कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, यही तो हम पढ़े थे। अब आपको थोड़ा सा और ध्यान करने की आवश्यकता है, या ऑक्सीकरण को ही हम क्या कह रहे थे, उपचयन। तो भाई साहब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचायक। और जिस पदार्थ का क्या हुआ है, ध्यान सुनिएगा, जिस पदार्थ का हुआ है अपचयन, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो भाई साहब कहलाते हैं ऑक्सीकारक। मतलब सर ये तो उल्टा हो गया कि जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक और जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि अपचायक कौन है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ होगा। तो देखते हैं किसका। देखिए हमारे पास का है SO2, और SO2 जो है वो कहे में कन्वर्ट हो रहा है S में, मतलब इसके तो ऑक्सीजन हट गए, और अगर ऑक्सीजन हट गए हैं तो इसका क्या हुआ है, अपचयन। लेकिन हमें तो अपचयन की चर्चा नहीं करनी है। अब जब हमें अपचयन की चर्चा नहीं करनी है, फिर हमें काहे की चर्चा करनी है, तो हमें चर्चा करनी है ऑक्सीकरण की। तो आप देख रहे हैं कि H2S में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाते हैं, अपचायक। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कौन है, तो आप कहेंगे सर H2S। तो H2S का क्या हुआ है, आप कह देंगे H2S किसकी भांति कार्य करता है, अपचायक की भांति कार्य करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन जरूर 2019 से पूछा गया था, लेकिन संभावना है ऑक्सीकरण अपचयन से क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑक्सीकारक या अपचायक से क्वेश्चन ना आ जाए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो अगर आपको दिखाया जाए और आप देखने के लिए मजबूर हैं, क्यों पढ़ना है भाई, मैं ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं या ऊष्माशोषी किन्हें कहते हैं, देन हम बढ़ेंगे आगे। तो देखिए आपको ध्यान कैसे करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ऊष्माशोषी, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसको 2 पार्ट्स में आप बांट दीजिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल बांटे दे रहे हैं। तो एक होगा ऊष्मा और एक होगा शोषी, और शोषी को आपको ध्यान कैसे कर लेना है, अवशोषण। तो मतलब क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं, कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब और दूसरा जो चीज़ है आपका, अरे भाई इसमें तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं, सुधारने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, अगर हम बात करें कि ऊष्माक्षेपी की, तो जस्ट उल्टी कहानी है, ऊष्मा तो होगी लेकिन हमें करना क्या है कि ऊष्माक्षेपी में, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन, मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हम इनकी चर्चा करें तो क्या होता है, तो देखिए ऊष्माशोषी मतलब जो ऊष्मा को अवशोषित करें, तो जल जो रहता है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना, क्या है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना। देखिए अब शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, देखो शुष्क बर्फ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऊर्ध्वपातन का मतलब आप समझ रहे हो, जो द्रव अवस्था ना बदल के सीधे किस में बदल जाती है,
डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो भैया यहाँ पे पता क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तनुकरण का मतलब सपोज आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, लेकिन जो आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल है वो कैसा है, गाढ़ा। तो गाढ़ा अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है और उसमें आप क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो भैया किसी चीज़ में पानी मिलाओगे तो ऊर्जा थोड़ी प्राप्त हो जाएगी, गर्म थोड़ी हो जाएगा। वो पानी मिलाने से कब गर्म होने लगा, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब जो बचा है वाष्प का संघनन, संघनन का मतलब जमना। तो जमने में तो भैया कौन सी ऊष्मा अवशोषित की, बताइए ना, वो तो ऊष्मा उल्टी रिलीज कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसीलिए ऊष्मा शोषी का उदाहरण क्या है, जल का वाष्प में परिवर्तित होना। इतनी बात क्लियर है। अब कैसे है, देखिए जब आपके पास जल है तो नीचे से आप क्या कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं गैस पर रख के, और वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता जा रहा है। और जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। होप आपका क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जैसे ही आपका ये क्लियर हो जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। और जब समझ में आ रही हैं तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को ध्यान करना है समझते हैं। बड़ा सरल सा टॉपिक है, चीज़ें को अगर आप कायदे से समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएंगे। देखिए यहाँ पे FeCl3 है और यहाँ पे क्या है, FeCl2। अगर मैं आपसे कहूँ पहले क्वेश्चन पढ़िए तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया इसमें Y है, क्या है, Y। तो अब Y का हमें पता लगाना है। Y क्या है, चोर है क्या, नहीं भाई चोर तो नहीं है, आजकल तो सभी चोर बने फिरे, लेकिन Y चोर नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये है और ये है, तो यहाँ तो चांस ही नहीं बनते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि ये बताइए, और तो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है। अगर मैं कहूँ आपसे, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की, आप कहेंगे क्या सर, तो भैया यहाँ पे आपको सल्फर नहीं दिखा। आप कहेंगे बिल्कुल सल्फर दिखा, लेकिन यहाँ पे क्या सल्फर है, नहीं। तो हमें अपने क्वेश्चन जो बाई है इसमें क्या रखने का प्रयास करना है, सल्फर। तो इतनी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई हैं कि सल्फर होगा। अब और आगे कैसे समझा जाए कि क्या होना चाहिए, तो अब आपको ध्यान क्या करना है कि सल्फर के साथ, देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितने थे, 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो सल्फर के साथ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। और जब सल्फर के साथ ऑक्सीजन होगा मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे अरे सर जी सल्फर डाई तो है ना, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है कि क्वेश्चन कहता है आपसे कि लोहे चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हमें तो पता है कि भैया जब इसकी रिएक्शन तुम लोहे से कराओगे तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। मतलब आपका जो क्वेश्चन का आंसर सही है वो क्या है, ये। अब जब ये हो जाता है आपका सही, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे जब आयरन की बात आ ही चुकी है तो हम समझ लेते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। क्या समझ लेते हैं हम, संक्षारण। तो आप कहेंगे सर ये क्या होता, कोरोजन। मतलब संक्षारण मतलब वायु, ध्यान सुनिएगा क्या कह रहे हैं हम, वायु या नमी की उपस्थिति में, वायु या नमी की उपस्थिति में। तो वायु है या फिर क्या है, नमी की उपस्थिति में किसी पदार्थ का धीमे धीमे, ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, धीमे धीमे क्षय होना। क्या होना, धीमे धीमे क्षय होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं लोहे में जंग लगना, इसी का उदाहरण है Fe+O2 +H2O। अगर इनको आप संयोग करते हैं तो काय का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप कहेंगे सर जी अगर इनको हम संयोग करते हैं तो फॉर्मेशन होता है Fe2O3 × XH2O, और ये बन जाता है आयरन के ऑक्साइड और साथ में जुड़ता है जल, और इसी को हम बोलते हैं जंग लगा लगाया लोहा। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो बड़ा सिंपल है, जिसमें देखिए पहले ये समझ लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। तो संयोजन मतलब क्या है कि जिसमें एक उत्पाद बने, क्या बने, एक उत्पाद। और कैसे, जब 2 से अधिक या 2, मैं क्या कह रहा हूं, जब 2 से अधिक या 2 पदार्थ क्या कर लें, आपस में संयोग कर लें। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर।
और जब ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है तो भैया आप क्वेश्चन भी समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना बनना है, 1 बनना है, तो ये क्या संयोजन अभिक्रिया, आप कहेंगे बिल्कुल। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ जैसे ही हम जाते हैं तो ये क्या है, आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कितना पदार्थ बनना है, 1 पदार्थ बनना है। अगर हम इसकी चर्चा करें तो ये भी भैया कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक उत्पाद बना रहा है। तो ऐसा कोई है जो एक उत्पाद नहीं बना रहा, आप कहेंगे बिल्कुल सर। कौन है वो भाई साहब, वो ये हैं, ये कितने उत्पाद बना रहे हैं, तो ये भाई साहब बना रहे हैं 2 उत्पाद। और अगर ये 2 उत्पाद बना रहे हैं तो ये भाई साहब संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। बड़ा सिंपल सा मेथड है, कैसे आपको ध्यान करना है, तो आपको याद होनी चाहिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब आपसे कहें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल दिए हैं, ECS। ये अगर आपको ध्यान है तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये कैसे, तो आपको मैं लिखे दे रहा हूँ कि ये मैंने पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी लिख दी है। अब इसको किस तरीके से याद करना है तो मैं बताता हूँ। ले के बासर का नाम अली मंजन कर फेंक दो, नी सुनो प्रभु हाइड्रोजन कोई मरकरी आज पिट आए। इस तरीके से आपको ध्यान करना है। तो मैं आपसे पहले बात करता हूँ जिंक और आयरन की। तो जिंक कहाँ है, तो आप कहेंगे सर जिंक यहाँ है। आयरन कहाँ है, नीचे है। तो जिंक तो इतना क्रियाशील है कि ये इसको हटा देगा, तो ये अभिक्रिया संभव हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो इससे हमें मतलब ही नहीं है, ये होगी, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम भाई साहब कहाँ है, नीचे, और मैग्नीशियम भाई साहब कहाँ है, ऊपर। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के धातु को हटा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाले को नहीं हटा सकता, तो ये वाली अभिक्रिया नहीं होगी। और आगे बात करे ले रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको बात करने की आवश्यकता नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल सर, जब आपने कह दिया तो नहीं, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। लेकिन आयरन की भी क्रियाशीलता देखिए इतनी ज़्यादा है कि ये निकल को आसानी से क्या कर सकता है, हटा सकता है। अब कॉपर की बात करें अगर, तो देख लीजिए कॉपर का स्थान कहाँ है, तो कॉपर का स्थान है नीचे। कहाँ गए, ये है कॉपर। और इनसे और नीचे कौन है, Ag। तो ये कॉपर तो आसानी से क्या कर देगा, हटा देगा। तो जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है वो क्या करता है, नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, बाकी प्रतिस्थापित नहीं करता है। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, तो आप कहेंगे बी। इतनी बात क्लियर है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। जैसे ही आप इसको लिख लेते हैं तो हम भी भैया आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि बरसात के मौसम में कॉपर पर हरी परत किसके निर्माण के कारण होती है। तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने का प्रयास किया था, संक्षारण। अब संक्षारण में मैंने लोहे में बताया था, तो इनके कलर की चर्चा और कर ले रहे कि लोहे में जब जंग लगेगी, मतलब जब लोहे का होगा क्या, तो आप कहेंगे जब लोहे का होगा संक्षारण। तो जब लोहे का संक्षारण होगा तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाता है, लाल भूरे रंग में। कौन से, लाल भूरे रंग में। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। अब हमें बात काहे की करनी है, कॉपर की। आप कहेंगे सर एक बार और बता दीजिए फॉर्मूला। तो बता देते हैं भैया, फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 × XH2। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स आते हैं। तो जो कॉपर है वो कौन से रंग का हो जाता है जब इसमें संक्षारण होता है, तो ये भाई साहब हो जाते हैं हरे हरीरे, मतलब ग्रीन कलर के हो जाते हैं। कौन से कलर के हो जाते हैं, ग्रीन, मतलब कॉपर हो जाता है हरा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है कि CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलेकाइड भी बोलते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। आप कहेंगे नहीं सर समझ में आ गया। तो ऐसा आपको कुछ दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल दिख नहीं रहा है, आंखों में उछल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में अभिक्रिया का एक उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, काहे के उदाहरण है।
तो चर्चा करते हैं, शालीनता से करेंगे, जहाँ दिक्कत है तो बताते हैं। इससे पहले मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, वो है चांदी। तो चांदी में भी संक्षारण की प्रक्रिया होती है। अक्सर चांदी जो होती है ब्लैकिश हो जाती है, मतलब जैसे ये नमी वायु के संपर्क में आएगी तो ये कौन से कलर की हो जाएगी, काले कलर की हो जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया। और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन, देखिए ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो गया, अपचयन। मतलब जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अगर मैं आपसे कह दूं वो अभिक्रियाएं कहलाती हैं रेडॉक्स। यही तो चर्चा हुई थी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो एक ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि इसमें 4 हैं। तो जब हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन को किसने हटा दिया, ऑक्सीजन ने। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की क्रियाशीलता ज़्यादा है, और जब ज़्यादा है तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। तो हमें देखना है कि विस्थापन और रेडॉक्स कहाँ पे है। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि विस्थापन भी है और साथ ही साथ में क्या है, रेडॉक्स भी है। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, तो भैया अगला क्वेश्चन होगा जंग का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए मैंने आप कितने बार बता दिया। आप कहेंगे भाई आपको पहले से पता था। अरे भाई नहीं था, हम भी स्लाइड अभी देखे हैं तुम्हारे ही सामने। तो अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2। ये स्लाइड क्योंकि बहुत पहले बन गई थी तो मेरे को भी ध्यान नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने रखा है कि नहीं रखा है। तो Fe2O3 इंटू XH2 अगर मेरे को पता होता तो मैं पहले क्यों बताता भाई। मेरे को तो यहाँ बताने में मज़ा आता, क्योंकि मेरे को तो बताना है, सीधी बात है, चाहे मैं यहाँ बताऊँ चाहे वहाँ बताऊँ। अब आपसे पूछा जाए बताइए भैया काहे का उदाहरण है, आप कहेंगे आप ही ने अभी अभी बताया था काहे का उदाहरण। तो बात करेंगे अभिक्रियाओं की। कौन सी अभिक्रियाओं की, तो अपघटन अभिक्रिया। अपघटन में क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ रहेगा या तो ताप में या तो दाब की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, जो उसमें उपस्थित अवयव हैं या जिनको हम क्या कह सकते हैं कि अभिकारक, तो भाई साहब क्या करेंगे, अभिकारक को तोड़ देंगे। अभिकारक को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और वो भी काय में, टुकड़ों में, पीसेस में, अवयवों में। अभिकारक को अवयवों में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। और अभिकारक को जब अवयवों में तोड़ देंगे तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए विस्थापन तो हो नहीं रहा है, कोई विस्थापन भी नहीं है, योग हो नहीं रहा है, बचा कौन, अपघटन। देखिए हमारे पास क्या था, CaCO3 कितने पार्ट्स में टूट गया, 2 पार्ट्स में टूट गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती। क्लियर है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल फंटास्टिक क्लियर है। अब हम आगे की अगर चर्चा करें तो आगे जो है वो निम्नलिखित अभिक्रिया CuSO4 + Fe किसका उदाहरण। तो सीधी बात है, काय का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ये विस्थापन का उदाहरण, तो आप कहेंगे बिल्कुल मज़ा आ गया भाई साहब। क्या आ गया है, मज़ा आ गया है। तो थोड़ा सा आप हमें समय दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको सारी चीज़ें बढ़िया लगी हैं, वीडियो पसंद आई है, तो सबसे पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा।